नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भीष्म साहनी जी की कहानी फैसला। अन्य लेखकों की कहानियाँ सारांश, अगर यदि आप कुछ उपन्यास भी सुनना चाहते हैं तो सबका लिंक मैंने सबके लेखकों के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लेखकों की कहानी और उपन्यास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद लेखकों की कहानियां तथा उपन्यास सुन सकते हैं। इसके अलावा किसी कहानी का सारांश, प्रश्न उत्तर कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग में जाकर kathamanthan.blogspot.com में जाकर के आप देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर कुछ कहानी छूट जाती है जिसका सारांश आपको नहीं मिल रहा है और कहानी में का सारांश या प्रश्न उत्तर उद्देश्य मैंने नहीं डाल रखा है, तो आप हमको बता सकते हैं कि मैम आप मेरे को इस कहानी का आप मेरे को इसका वीडियो सारांश और क्वेश्चन आंसर भी वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। क्योंकि आईएससी हिंदी, आईसीएससी हिंदी जितनी भी स्टोरीज़ हैं, इंग्लिश की भी जितनी स्टोरीज़ हैं, तो स्टोरीज़ अलग हैं, उनके क्वेश्चन आंसर सारांश अलग हैं। क्योंकि किसी को कहानी सुनने का शौक होता है और स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्पेशली अलग वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसका सबका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा है। तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले आप एक बार चेक कर लें। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे लिख सकते हैं। अगर वीडियो अपलोड होगा तो मैं लिंक दे दूंगी, नहीं अपलोड होगा तो मैं आप स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फैसला। लेखक भीष्म साहनी। उन दिनों हीरालाल और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे। शहर की गलियां लांघकर हम शहर के बाहर खेतों की ओर निकल जाते थे। हीरालाल की बातें करने का बहुत शौक था और मुझे उसकी बातें सुनने का। वह बातें करता तो लगता जैसे जिंदगी ही बोल रही है। उसके किस्से कहानियों का अपना फलसफाना रंग होता। लगता जो कुछ किताबों में पढ़ा है सब गलत है। व्यवहार की दुनिया का रास्ता ही दूसरा है। हीरालाल मुझ में उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसने दुनिया देखी है। बड़ा अनुभवी और पैनी नजर का आदमी है। उस रोज हम गलियां लांघ चुके थे और बाग की लंबी दीवार को पार कर ही रहे थे जब हीरालाल को अपने परिचय का एक आदमी मिल गया। हीरालाल उससे बगलगीर हुआ और बड़े तपाक से उससे बतियाने लगा, मानो बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। फिर मुझे संबोधन करके बोला, आओ आओ मैं तुम्हारा परिचय कराऊं, ये हैं शुक्ला जी। और गद गद आवाज में कहने लगा, इस शहर में चिराग लेकर ढूंढने भी जाओ तो इनके जैसा नेक आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। शुक्ला जी के चेहरे पर विनम्रतावश हल्की सी लाली दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़ और एक धीमी सी झेप भरी मुस्कान उनके होठों पर कांपने लगी। इतना नेक नियत आदमी ढूंढे भी नहीं मिलेगा, जिस ईमानदारी से इन्होंने जिंदगी बिताई है। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, यह चाहते तो महल खड़े कर लेते, लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते। शुक्ला जी और ज्यादा झेपने लगे। तभी मेरी नजर उनके कपड़ों पर पड़ी गई। उनका लिबास सचमुच बहुत सादा था। सस्ते से जूते, घर का धुला पजामा, लंबा बंद गले का कोट और खिचड़ी मूछे। और मैं उन्हें हेड क्लर्क से ज्यादा का दर्जा भी नहीं दे सकता था। जितनी देर उन्होंने सरकारी नौकरी की ना, एक पैसे के रवादार नहीं हुए, अपना हाथ साफ रखा। हम दोनों एक ही साथ नौकरी करने लगे थे। यह पढ़ाई के बाद फौरन ही कंपटीशन में बैठे थे और कामयाब भी हो गए और जल्दी ही मजिस्ट्रेट बन फिरोजपुर में नियुक्त हो गए। मैं भी उन दिनों वहीं पर था। मैं प्रभावित होने लगा। शुक्ला जी अभी लजाते हाथ जोड़े खड़े थे और अपनी तारीफ सुनकर सिकुड़ते जा रहे थे। इतनी सी बात तो मुझे भी खटकी कि साधारण कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग आमतौर पर मजिस्ट्रेट या जज तो नहीं होते। जज होता तो कोट पतलून होती। दो तीन अर्दली आसपास घूमते नजर आते। कुर्ता पजामे में भी कोई न्यायाधीश हो सकता है? इस झेप, विनम्रता, प्रशंसा में ही यह बात रह गई कि शुक्ला जी अब कहाँ रहते हैं। क्या रिटायर हो गए हैं या अभी भी सरकारी नौकरी करते हैं? और उनका कुशल क्षेम पूछकर हम लोग आगे बढ़ गए।
ईमानदार आदमी क्यों इतना ढीला ढाला होता है, क्यों सकुचाता झेपता रहता है, यह बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई। शायद इसलिए कि यह दुनिया पैसे की है। जेब में पैसा हो तो आत्मसम्मान की भावना भी आ जाती है, पर अगर जूते सस्ते हों और पजामा घर का धुला हो तो दामन में ईमानदारी भरी रहने से भी आदमी झेपता सकुचाता ही रहता है। शुक्ला जी ने धन कमाया होता, भले ही बेईमानी से कमाया होता, तो उनका चेहरा दमकता, हाथ में अंगूठी दमकती, कपड़े चमचम करते, जूते चमचमाते, बात करने के ढंग से ही रौब झलकता। खैर, हम चल दिए। बाग की दीवार पीछे छूट गई। हमने पुल पार किया और शीघ्र ही प्रकृति के विशाल आंगन में पहुंच गए। सामने हरे भरे खेत थे और दूर नीलिमा की झीनी चादर ओढ़े छोटी छोटी पहाड़ियां खड़ी थी। हमारी लंबी सैर शुरू हो गई थी। इस माहौल में हीरा लाल की बातों में अपने आप ही दार्शनिकता की पुट आ जाती है। इस प्रकार की तटस्थता, कुछ कुछ वैराग्य, मानो प्रकृति की विराट पृष्ठभूमि के आगे मानव जीवन के व्यवहार को देख रहा हो। थोड़ी देर तक हम चुपचाप चलते रहे। फिर हीरालाल ने अपनी बाह मेरी बाह में डाल दी और धीमे से हंसने लगा। सरकारी नौकरी का उसूल ईमानदारी नहीं है, दफ्तर की फाइल है। सरकारी अफसर को दफ्तर की फाइल के मुताबिक चलना चाहिए। हीरालाल मानो अपने आप से बातें कर रहा था। वह कहता गया, इस बात की उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन कहता है, बस यह देखना चाहिए कि फाइल क्या कहती है। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे हीरालाल का तर्क बड़ा अटपटा लगा। हर सरकारी अफसर का फर्ज है कि वह सच की जांच करे। फाइल में तो अंट-संट भी लिखा रह सकता है। अरे नाना, फाइल का सच ही तो उसके लिए एकमात्र सच है। उसी के अनुसार सरकारी अफसर को चलना चाहिए, ना 1 इंच इधर और ना 1 इंच उधर। उसे यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। यह उसका काम नहीं। और बेगुनाह आदमी बेशक पिसते रहें। हीरालाल ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत मुझे इन्हीं शुक्ला जी का किस्सा सुनाने लगा। शायद इन्हीं के बारे में सोचते हुए उसने यह टिप्पणी की थी। अरे, जब यह आदमी जज होकर फिरोजपुर में आया ना, तो मैं वहीं पर रहता था। यह उसकी पहली नौकरी थी। यह आदमी सचमुच इतना नेक, इतना मेहनती, इतना ईमानदार था कि तुम्हें क्या बताऊं। अरे, सारा वक्त इसे इस बात की चिंता लगी रहती थी कि इसके हाथ से किसी बेगुनाह को सजा ना मिल जाए। फैसला सुनाने से पहले इससे भी पूछता, उससे भी पूछता कि असलियत क्या है, दोष किसका है, गुनाहगार कौन है। मुलजिम तो मीठी नींद सो रहा होता और जज की नींद हराम हो जाती थी। अगर मैं भूल नहीं करता तो अपनी माँ को भी इसने वचन दिया था कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं देगा। ऐसी ही कोई बात उसने मुझे भी सुनाई थी। छोटी उम्र में सभी आदर्शवादी होते हैं, यह जमाना ही तो आदर्शवादी का है, मैंने जोड़ा। पर हीरा लाल कहे जा रहा था। आधी आधी रात तक यह मिसले पड़ता और मेज से चिपटा रहता। उसे यही डर खाया जा रहा था कि उससे कहीं भूल ना हो जाए। एक एक केस को बड़े ध्यान से जांचा करता था। फिर यूं हाथ झटक कर और सिर टेढ़ा करके, मानो इस दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाजा पाना कभी संभव ही ना हो। हीरालाल कहने लगा, उन्हीं दिनों फिरोजपुर के नजदीक एक कस्बे में एक वारदात हो गई और केस जिला कचहरी में आया। मामूली सा केस था। कस्बे में रात के वक्त किसी राह जाते मुसाफिर को पीट दिया गया था और उसकी टांग तोड़ दी गई थी। पुलिस ने कुछ आदमी हिरासत में ले लिए थे और मुकदमा इन्हीं शुक्ला जी की कचहरी में पेश हुआ था। आज भी वह सारी घटना मेरी आंखों के सामने आ गई है। अब जिन लोगों को हिरासत में ले लिया गया था उनमें इलाके का जिलेदार और उसका जवान बेटा भी शामिल थे। पुलिस की रिपोर्ट थी कि जिलेदार ने अपने लठायत भेजकर उस राहगीर को पिटवाया है। जिलेदार खुद भी पीटने वालों में शामिल था। साथ में उसका जवान बेटा और कुछ अन्य लठायत भी थे। मामला वहां रफा दफा हो जाता अगर उस राहगीर की टांग ना टूट गई होती। मामूली मारपीट की तो पुलिस परवाह नहीं करती, लेकिन इस मामले को तो पुलिस नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। खैर, गवाह पेश हुए। पुलिस ने भी मामले की तहकीकात की और पता यही चला कि जिलेदार ने उस आदमी को पिटवाया है और पीटने वाले राहगीर को अधमरा समझकर छोड़ गए थे। 3 महीने तक केस चलता रहा। हीरालाल कहने लगा, केस में कोई उलझन, कोई पेचीदगी नहीं थी, पर हमारे शुक्ला जी को चैन कहाँ। इधर जिलेदार का हिरासत में लिए जाने पर, हालांकि बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था, कस्बे भर में तहलका मच गया था। जिलेदार को तो तुम जानते हो ना, जिलेदार का काम मालगुजारी उगाना होता है और गांव में उसकी बड़ी हैसियत होती है। यूं है सरकारी कर्मचारी तो होता नहीं। खैर,
तो जब फैसला सुनाने की तारीख आई तो शुक्ला जी की नींद हराम। कहीं गलत आदमी को सजा ना मिल जाए, कहीं कोई बेगुनाह मारा ना जाए। उधर पुलिस तहकीकात करती रही थी, इधर शुक्ला जी ने अपनी प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी। इससे पूछ, उससे पूछ। जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उससे एक दिन पहले शाम को यह सज्जन उस कस्बे में जा पहुंचे और वहां से तहसीलदार से जा मिले। वह उनकी पुरानी जान पहचान का था। उन्होंने उससे भी पूछा कि भाई बताओ, अंदर की बात क्या है? तुम तो कस्बे के अंदर रहते हो, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं रहता। अब जब तहसीलदार ने देखा कि जिला कचहरी का जज चलकर उसके घर आया है और जज का बड़ा रुतबा भी होता है, उसने अंदर की सही सही बात शुक्ला जी को बता दी। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी कस्बे के थानेदार की है, सारी शरारत उसी की है। उसकी कोई पुरानी अदावत जिलेदार के साथ थी, वह जिलेदार से बदला लेना चाहता था। एक दिन कुछ लोगों को भिजवाकर एक राह जाते मुसाफिर को उसने पिटवा दिया, उसकी टांग तोड़वा दी और जिलेदार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। फिर एक के बाद एक झूठी गवाही। अब कस्बे के थानेदार को मुखालफत कौन करे, किसकी हिम्मत? तहसीलदार ने शुक्ला जी से कहा कि मैं कुछ और नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि जिलेदार बेगुनाह है, उसका इस पिटाई से दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं। अब वहां से लौटकर शुक्ला दो एक और जगह भी गया। जहां गया वहां पर उसने जिलेदार की तारीफ सुनी। जब शुक्ला जी को यकीन हो गया कि मुकदमा सचमुच झूठा है तो उसने घर लौटकर अपना फैसला फौरन बदल दिया और दूसरे दिन अदालत में अपना नया फैसला भी सुना दिया और जिलेदार को बिना शर्त रिहा कर दिया। उसी दिन वह मुझे क्लब में मिला। वह सचमुच बड़ा खुश था। उसे बहुत दिन के बाद चैन नसीब हुआ था। बार बार भगवान का शुक्र मना रहा था कि वह अन्याय करते करते बच गया, वरना उससे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। यह तो अचानक मुझे सूझ गया कि मैं तहसीलदार से मिलने चला गया, वरना मैंने तो अपना फैसला लिख भी डाला था, उसने कहा। हीरालाल की बात सुनकर मैं सचमुच प्रभावित हुआ। अब मेरी नज़र में शुक्ला जी सस्ते जूतों और मैले कपड़ों में एक ईमानदार इंसान ही नहीं, बल्कि एक गुर्दे वाला जिंदा दिल और जीवट व्यक्ति था। उसे बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर जो अनुकंपा मेरे दिल के में उठी थी वह जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति श्रद्धा से भर उठा। हमें सचमुच ऐसे ही लोग की जरूरत है जो मामले की तह तक जाए और निर्दोष को आंच ना आने दे। खेतों की भेड़ों के साथ साथ चलते हम बहुत दूर निकल आए। वास्तव में उस सफेद बुत तक जा पहुंचे थे जहां से हम अक्सर दूसरे रास्ते से मुड़ने लगते। और फिर जानते हो क्या हुआ? हीरालाल ने बड़ी आत्मीयता से कहा। कुछ भी हुआ हो हीरालाल, मेरे लिए इतना ही काफी है कि ये आदमी जीवट वाला और ईमानदार है, अपने सूल का पक्का है। सुनो सुनो, एक उसूल जमीर का होता है और दूसरा फाइल का। हीरालाल ने दानिशमंदों की तरह सिर हिलाया और बोला, आगे सुनो। फैसला सुनाने की देर थी कि थानेदार तड़प उठा। उसे तो सांप ने डस लिया। चला था जिलेदार को नीचा दिखाने, उल्टा सारे कस्बे में लोग उसकी लानत मलामत करने लगे। चारों ओर थू थू होने लगी। उसे तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। और वह भी था पक्का घाघ। उसने आव देखा ना ताव, सीधा डिप्टी कमिश्नर के पास जा पहुंचा। जहां डिप्टी कमिश्नर जिले का हाकिम होता है, वहां थानेदार अपने कस्बे का हाकिम होता है। डिप्टी कमिश्नर से मिलते ही उसने हाथ बांध लिए कि हुजूर मेरी इस इलाके में से तब्दीली कर दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कारण पूछा तो बोला, हुजूर इस इलाके को काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ चोर डकैत बहुत हैं, बड़े मुश्किल से काबू में रखे हुए हैं, मगर हुजूर यहाँ जिले के जज ही रिश्वत लेकर शरारती लोगों को रिहा करने लगे। अब वहाँ मेरी कौन सुनेगा? कस्बे को निजाम चौपट हो जाएगा। और उसने अपने ढंग से सारा किस्सा सुनाया। डिप्टी कमिश्नर सुनता रहा। उसके लिए यह पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है कि किसी अफसर ने रिश्वत ली है या नहीं ली है, कब ली है और किससे ली है। थानेदार ने साथ में यह भी जोड़ दिया कि फैसला सुनाने के एक दिन पहले जज साहब हमारे कस्बे में तशरीफ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर ने सोच विचार कर कहा, अच्छी बात है, हम मिसल देखेंगे, तो मुकदमे की फाइल मेरे पास भिजवा दो। थानेदार की बाँछें खिल गई। वह चाहता तो यही था। उसने झट से फिर हाथ बांध दिए कि हुजूर एक और अर्ज है। मिसल पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझे तो इस मुकदमे को हाई कोर्ट में अपील करने की इजाज़त दी जाए। आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। डिप्टी कमिश्नर ने मुकदमे की मिसल मांगवा ली। शुरू से आखिर तक मुकदमे के कागजात देख गया, सभी गवाहियां देख गया, एक एक कानूनी नुक्ता देखा गया। उसने पाया कि सचमुच फैसला बदला गया है।
कागजों के मुताबिक तो जिलेदार मुजरिम निकलता था और मिसल पड़ने के बाद उसे थानेदार की यह मांग जायज लगी कि हाई कोर्ट में अपील दायर करने की इजाजत दी जाए। चुनाचे उसने इजाजत दे दी। फिर क्या था? फिर क्या था? शक की गुंजाइश थी ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर को भी शुक्ला की ईमानदारी पर संदेह होने लगा। कहते कहते हीरालाल चुप हो गया। धूप कब की ढल चुकी थी और चारों ओर शाम के अवसादपूर्ण साए उतरने लगे थे। हम देर तक चुपचाप चलते रहे। मुझे लगा मानो हीरालाल इस घटना के बारे में न सोचकर किसी दूसरी ही बात के बारे में सोचने लगा है। ऐसे चलती है व्यवहार की दुनिया, वह कहने लगा। मामला हाईकोर्ट में पेश हुआ और हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। जिलेदार को फिर से पकड़ लिया गया और उसे 3 साल की कड़ी कैद की सजा मिल गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शुक्ला जी पर लापरवाही का दोष लगाया और उसकी न्यायप्रियता पर संदेह भी प्रकट किया। इस एक मुकदमे से ही शुक्ला जी का दिल टूट गया। उसका मन ऐसा खट्टा हुआ कि उसने जिले से तब्दीली का करवाने की दरखास्त दे दी है। और सच मानो, उस एक फैसले के कारण ही वह जिले भर में बदनाम भी होने लगा था। सभी कहने लगे रिश्वत लेता है। बस इसके बाद 5-6 साल तक वह उसी महकमे में घिसटता रहा। इसका प्रमोशन रुका रहा। इसलिए कहते हैं कि सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो फाइल कहे वही सच है, बाकी सब झूठ। अंधेरा घिर आया था और हम अंधेरे में ही धीमे धीमे शहर की ओर लौटने लगे थे। मैं समझ सकता हूँ कि शुक्ला के दिल पर क्या बीती होगी। वह कितना हतबुद्धि और परेशान रहा होगा। वह जो न्यायप्रियता का वचन अपनी माँ को देकर आया था। फिर क्या हुआ? क्या जजी छोड़कर शुक्ला जी कहाँ गए? अध्यापक बन गए और क्या, एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। सिद्धांतों और आदर्शों की दुनिया में ही एक ईमानदार आदमी इत्मीनान से रह सकता है। वहां पर बड़ा कामयाब अध्यापक बना। ईमानदारी का दामन इसने अभी भी नहीं छोड़ा। इसने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और बढ़िया से बढ़िया किताबें लिखता है, पर व्यवहार की दुनिया से दूर, दूर, बहुत दूर।